नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो लोग साक्षात्कार के लिए लगे हैं उन लोगों का जो मैसेज आया था कि सर कबीर पर एक वीडियो बना दीजिए, सुर पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने कबीर पर भी आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दिया, सूरदास पर भी वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया। अब रही बात जायसी और तुलसी की, तो जायसी और तुलसी आप खुद पढ़ लीजिए या फिर हमारे चैनल पर जो और वीडियो पड़े हुए हैं उसको आप देख लीजिए, उससे आपका साक्षात्कार अच्छा हो सकता है अगर आपका स्पेशलाइजेशन उसी में है तो। बाकी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी का जो हमारा बैच चल रहा था, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ध्यान दें। 2 दिन के लिए क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कबीर और सुर की बात हो रही थी। भाषा विज्ञान आप लोगों का चल रहा है जिसमें हम लोगों ने बोली की बात की है, उपबोली की बात की है, अपभ्रंश अवहट्ट की बात की है, देवनागरी लिपि की बात हो गई है। आज का जो व्याख्यान होगा वो होगा हिंदी की ध्वनियाँ। हिंदी की ध्वनियाँ आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी इकाई 1 में है, टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में भी हिंदी की ध्वनियाँ हैं। तो आज हिंदी की ध्वनियों पर आधारित वीडियो होगा और यह वीडियो इसलिए आज पब्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लखनऊ में जिस एरिया में रहते हैं, अलीगंज में, वहाँ पर नेटवर्क की कुछ समस्याएं हैं। लोग अगर नंबर लगा रहे होंगे तो फ़ोन नहीं लग रहा होगा 8052584004 वाले पर। तो इसीलिए आप लोगों तक नंबर पहुँचाने के लिए ये वीडियो पब्लिक किया जा रहा है कि ये जियो का नंबर है 8081595546। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके बैच की जानकारी ले सकते हैं। नया बैच 1 दिसंबर से प्रारंभ होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। बाकी जो बैच चल रहा है वो तो चल ही रहा है आप लोगों का। तो इस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या अगर व्हाट्सएप पे आप जानकारी लेना चाहें तो 8052584004 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, चालू है, इनकमिंग होती है, इनकमिंग नहीं होती है, आउटगोइंग चल रही है केवल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे हिंदी की ध्वनियाँ। ध्वनियों से संबंधित अगर पूरा वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो ध्वनियों से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे यूजीसी नेट में प्रश्न आए, चाहे टीजीटी और पीजीटी में आए। और आप लोगों को पता होगा, विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने देखा होगा, हिंदी की ध्वनियों से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यूजीसी नेट 2020 में जो इधर आपकी परीक्षा हुई 13 नवंबर को, सुबह के पाली में भी आया था, शाम के पाली में भी आया था, और टीजीटी पीजीटी में तो खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चीज़ों को समझते चलें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की ध्वनियों को करने से पहले, वर्णमाला करने से पहले आपको एक चीज़ और बताएंगे। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होगा आपका वर्ण विचार। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जरूर लिखें। वर्ण विचार पहला भाग होगा, वर्ण विचार। दूसरा भाग होगा आपका शब्द विचार, दूसरा लिखें, शब्द विचार। तीसरा लिखें पद विचार, पद विचार। और चौथा वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जो वर्ण विचार होता है उसके तहत हम लोग वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णों के भेद की बात करेंगे, उनके उच्चारण की बात करेंगे, प्रयोग और संधि पर विचार किया जाता है वर्ण विचार के तहत। वही शब्द विचार के तहत आप देखेंगे कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल है, पानी है, भोजन है, राकेश है आदि शब्द। इसमें शब्द रचना, उनके भेद, शब्द संपदा यानी तद्भव, तत्सम, अरबी, फारसी, ये सारे शब्दों की बात हम लोग शब्द विचार में करेंगे और उनके प्रयोग पर भी विचार किया जाएगा। वहीं पद विचार में आप देखते हैं पद के भेद, पद का रूपांतर, उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। और जब वाक्य की बात की जाती है, वाक्य विचार की, तो इसके अंतर्गत वाक्य व उनके अंग,
पदबंध, विराम चिन्ह, इन सब पर विचार किया जाता है। विशेषण और विशेष की बात की जाती है, तो ये सब वाक्य विचार में होगा। तो आइए वर्ण विचार पर सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की, वर्णों के भेद की और उनके उच्चारण की। वर्णमाला क्या है? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 52 होगी। अब 52 कौन कौन से वर्ण हैं उन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे स्वरों की संख्या 11 होगी, अनुस्वर और विसर्ग की संख्या 2 होगी, संयुक्त व्यंजन 4 होंगे, व्यंजन की संख्या 33 होगी और उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होगी। अब शायद आपका भले ही हिंदी साहित्य है, लेकिन आप ही में से कई ऐसे लोग होंगे कि अ से लेकर ज्ञ तक अगर लिखने कहा जाए और आपसे पूछा जाए कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो मैंने ऑफलाइन की क्लासेज में भी देखा है कि 52 वर्ण पूरा नहीं कर पाते हैं। लोग स्वर बता देंगे, अनुस्वार और विसर्ग बता देंगे, संयुक्त व्यंजन बता देंगे, व्यंजन बता देंगे, लेकिन जहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन की बात आती है वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं 50 ही हुआ। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, कौन है, अभी एक एक करके सभी की बात हम लोग करेंगे। तो पहले आप तो ये जानें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिया। स्वर, अनुस्वर और विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध रूप से निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो कई लोगों ने लिख के कोशिश किया, ऑफलाइन क्लास में भी देखा गया, कई लोगों ने लिख के कोशिश किया, कई लोगों ने हाथ पे काउंट करके किया और कोई 8 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है। लेकिन स्वरों की संख्या आपके वर्णमाला में 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। प्रत्येक स्वर से मात्राएं बनती हैं, लेकिन एक ऐसा स्वर है अ जिससे कोई मात्रा नहीं बनती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाता है, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें याद होगा, बहुत पहले, यानी अगर हम लोग बात करें 1994-95 की अगर बात करें, खैर अब तो इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी खैर रहता है लेकिन उतना नहीं, लेकिन पहले प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को याद कराया जाता ककहरा, कक्का, किक्की, कुक्कू, याद होगा। यानी स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो याद कराया जाता है। क पर बड़ा का मात्रा हो जाएगा, क पर छोटी की मात्रा, क पर बड़ी की मात्रा, क पर छोटा ऊ का मात्रा, ए ऐ ओ औ सब की मात्राएं कराई जाती थी। तो इस तरीके से स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या 11 नहीं होती है, एक कम होती है, यानी 10 होती है। अब स्वर कितने प्रकार के होंगे? तो स्वर मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे? मूल स्वर और संधि स्वर। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 मूल स्वर कौन कौन से हैं वह आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पर देखिए 7 और 4 11 आपके स्वर हो गए। संधि स्वर में स्वर 2 प्रकार के होंगे, दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संख्या भी आपको ध्यान रखनी है और स्वरों को आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा स्वर है, और इससे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। और आज लाइव क्लास में रात में 9 बजे इसी से संबंधित प्रश्न होगा। देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है और कितने लोग वीडियो को सीरियसली देखे हैं।
तो यहाँ पर संधि स्वर दो प्रकार के होंगे, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर 3 होंगे, संयुक्त स्वर 4 होंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर देखें तो स्वर 3 प्रकार के होंगे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर ये चीज़ मेंशन किया गया है प्रश्न में कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होंगे, तो आपका 3 होगा। 3 कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है, मध्य स्वर की संख्या 1 होगी और पश्च स्वरों की संख्या 5 होगी। इसमें री को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वरों की संख्या आपकी 10 हो रही है। ओठों की स्थिति के आधार पर अगर देखें तो स्वरों की संख्या स्वर 2 प्रकार के होंगे, आवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। यानी जब आप उच्चारण करते हैं तो आपके होठों का जो आकार है, ऊपर और नीचे के होठों का जो आकार है वो वृत्तमुखी हो जाता है। यानी ऊपर से ऐसे और नीचे से इस तरीके, यानी एक तरीके से वृत्त बन जाता है। दोनों होठों को मिलाकर एक तरीके से वृत्त जैसी संरचना बनती है, तो उसे कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर। और जिसमें वृत्त जैसा संरचना नहीं बनती तो उसे कहा जाता है आवृतमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है और आवृतमुखी स्वरों की संख्या 6 होती है। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होंगे, विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्धसमवृत। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। प्लुत स्वर की अगर बात करें तो प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? एक बार प्लुत स्वर पूछा गया है। ये भी पूछा गया कि त्रिमात्रिक किसे कहा जाता है, तो प्लुत स्वर को ही त्रिमात्रिक कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक वायु की आवश्यकता जब होती है तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं हरे, अब हरे को अगर आप देर तक कहें हरे या ओम, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? त्रिमात्रिक कहलाएंगे। यानी स्वरों के उच्चारण में जब त्रिमात्रिक से भी अधिक वायु की आवश्यकता होती है तो उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहा जाएगा? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे कुआं, बांसुरी, गांव, दांत, ऊंचाई आदि। अनुस्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वर कहते हैं। जैसे बंदर, अंश, तंग, पतंग, कंघा आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान होता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण के समान होता है या किस व्यंजन के समान होता है। तो इसका उच्चारण हा के समान होता है। यह केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि अनुस्वर और विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जा सकता है क्योंकि इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है। उन्होंने कहा कि यह ना तो स्वर के योग्य है और ना ही व्यंजन के। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग रुक कर करेंगे। अयोग्यवाह, देखिए अयोग्यवाह 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है अयोग्य और वाह। अयोग्य यानी योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? यानी इसका जो योग है स्वर और व्यंजन किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता है। या तो यह ना तो स्वर के योग्य है और ना तो व्यंजन के योग्य है, तो इसलिए यह अयोग्य है। वाह अर्थात वहन करने वाला। फिर भी यह ध्वनि को वहन करता है, इसीलिए इसको अयोग्यवाह कहा जाता है।
अनुस्वर अभी मैंने आपको बताया अनुस्वर के बारे में। अनुस्वर का अर्थ होता है स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि। अनुस्वर अर्थात स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि। जैसे अंग, अभी मैंने कई उदाहरण आपको अनुस्वर के दिए हैं, यहाँ पर आप देखें। जैसे अंग, बंदर, अंश, तंग, पतंग आदि चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? अनुस्वर हैं। अनुस्वर ध्वनियों के लिखने के लिए जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी आपके हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है और वर्ग का, हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो पंचमाक्षर होता है। जैसे अंग, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो अंग क्या होगा? एक पंचमाक्षर है। या च छ ज झ या ऐसे अण, न, म आदि व्यंजन जो होते हैं ये पंचमाक्षर हैं। तो इनके लिखने के लिए इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ बिंदु का भी प्रयोग होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऊष्म व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उनसे पूर्व आने वाले अनुस्वर ध्वनि के लिए बिंदु का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमने अनुस्वर के बारे में जाना, अयोग्यवाह के बारे में जाना, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात हम लोगों ने की। साथ ही साथ किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है इसकी बात हम लोगों ने की। और इन्हीं से मिलकर शब्द बनता है। ध्वनियों के बारे में भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है, आपके पास कॉपी पेन होगा, आप एक जगह लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ तिवारी लिख लें। भोलानाथ तिवारी के बारे में इन्होंने क्या कहा है, लिखिए। एक या अधिक ध्वनियों की उच्चारण की दृष्टि से, एक या अधिक ध्वनियों की उच्चारण की दृष्टि से अव्यहित इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके अक्षर कहलाता है। यानी कई वर्णों से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है, या 2 वर्णों से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर एक अकेला भी हो सकता है और 2 अक्षर से मिलकर एक शब्द बनते हैं। तो अक्षर के बारे में भोलानाथ तिवारी ने कहा कि एक या अधिक ध्वनियों की उच्चारण की दृष्टि से अव्यहित इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके अक्षर कहलाता है। उदय नारायण तिवारी ने अक्षर के बारे में क्या कहा उसे भी आप लिख लें। उदय नारायण तिवारी ने कहा कि अक्षर शब्द के अंतर्गत उन ध्वनि समूहों की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। अक्षर शब्द के अंतर्गत उन ध्वनि समूहों की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिनका उच्चारण एक साथ हो तथा जिन्हें विभक्त करने बोलने पर उसका कोई अर्थ प्रकट ना हो। ये कहना है उदय नारायण तिवारी का। बाबूराम सक्सेना ने भी क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों, सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। बाबूराम सक्सेना का संयुक्त ध्वनियों के छोटे समूह को अक्षर कहते हैं। संयुक्त ध्वनियों के छोटे समूह को अक्षर कहते हैं और अक्षर की ध्वनियों का एक साथ में उच्चारण होता है। प्राचीन भाषाविदों का विचार था कि स्वर की अक्षर बनने में स्वर की अक्षर बनाने में समर्थ होता है और जितने व्यंजन उसके साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वो अक्षर कहलाता है। तो इस तरीके से
अक्षर के बारे में कहा, तो हम निष्कर्षतः इस तरीके से सभी लोगों की अगर बात करें, चाहे हम उदय नारायण तिवारी की बात करें, बाबूराम सक्सेना की बात करें या भोलानाथ तिवारी की बात करें, तो इन लोगों के कहने के अनुसार एक लाइन में हम लोग इस तरीके से अक्षर को कह सकते हैं कि एक ही श्वासघात में उच्चारित ध्वनि या ध्वनि समूह को अक्षर कहते हैं। एक ही श्वासघात में उच्चारित ध्वनि या ध्वनि समूह को अक्षर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो एक ही स्थान से उच्चारित स्वरों को सजातीय स्वर कहा जाता है, जबकि भिन्न स्थानों से उच्चारित स्वर को विजातीय स्वर कहा जाता है। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और आप लोग संयुक्त व्यंजन, मैंने अभी बताया कि इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न इनसे यह पूछा जाता है कि यह व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो छ बना है वो क और श से बना हुआ है। इसका मतलब क के नीचे हलंत लगा है, अर्थात क के साथ कोई भी स्वर नहीं है। यानी क किससे बना होता है? तो ऐसे होता है, क के नीचे हलंत होगा यानी उसके साथ कोई स्वर नहीं है, प्लस अ, क धन अ बराबर हो जाएगा आपका क। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हलंत का मतलब यही कि स्वर विहीन। त्र में त के नीचे हलंत रहेगा और रा रहेगा। ज्ञ जा और या से मिलकर बना है, यानी जा के नीचे हलंत होगा और या होगा। श्रा में शा होगा, शा के नीचे हलंत होगा और रा होगा। तो इस तरीके से इसको भी आप कॉपी में लिख लें। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में ज़रूर मिला होगा। बहुत पहले शायद 2007 या 8 के पेपर में यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। अब आइए बात करते हैं व्यंजन की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। तो इस तरीके से कुल व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी होगी? 33। अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से किसी स्थान का स्पर्श करते हुए निकलती है तो स्पर्श व्यंजन कहलाती है। और यह व्यंजन वर्गों में विभक्त होने के कारण वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? तो आपको बता दें, कुल वर्गों की संख्या 5 होती है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कौन कौन से वर्ग? ध्यान देना, मैंने बताया आपको कि 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा आपका क वर्ग, दूसरा हो जाएगा आपका चा वर्ग, तीसरा हो जाएगा आपका टा वर्ग, चौथा हो जाएगा आपका ता वर्ग और पांचवा हो जाएगा आपका पा वर्ग। हर वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5 होती है। जैसे का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है और ये वर्गों में विभक्त होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया गया है: अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग हमारे पास हैं, उन 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाएगा। यानी अगर हम लोग का वर्ग की बात करें
तो क, ख, ग, घ, अंग, ये पहला और दूसरा यानी क और ख हमारे अघोष होंगे। ऐसे अगर हम चा वर्ग की बात करें तो च और छ हमारे जो होंगे ये अघोष होंगे, जबकि ज, झ और या ये हमारे सघोष होंगे। ऐसे अगर हम टा वर्ग की बात करें तो हम देखेंगे कि ट वर्ग में ट और ठ हमारे अघोष होंगे, ड, ढ और अड़ ये हमारे सघोष होंगे। ऐसे ता वर्ग की बात करें तो ता और था यानी पहला और दूसरा अघोष होगा, द, ध और ना हमारे सघोष होंगे। ठीक उसी प्रकार से प वर्ग की बात करें तो प और फ हमारे अघोष होंगे, ब, भ और म ये तीनों हमारे सघोष होंगे। तो अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, यह आपको पता चल गया होगा। उच्चारण में वायु की आवश्यकता के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। यानी जैसा कि मैंने अभी पांचों वर्गों की बात की, क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ और अंग ये हमारे पांच हो गए क वर्ग के। यानी किसी भी वर्ग का पहला यानी क, तीसरा ग, पांचवा अंग यानी 1, 3 और 5 ये हमारे अल्प प्राण होंगे, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। जैसे पा वर्ग की अगर बात करें तो प, फ, ब, भ और म। यहाँ पर हम देखें तो पहला, तीसरा, पांचवा यानी प, ब और म ये तीनों हमारे अल्प प्राण होंगे, जबकि फ और भ महाप्राण होगा। तो अल्प प्राण क्या है, महाप्राण कौन कौन से होंगे, अगर आप कॉपी में अपने लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो भी आपको याद रहेगा। एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अल्प प्राण भी अब आपके समझ में आ गया कौन से हैं, महाप्राण आपके समझ में आ गया। अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो या, र, ल और व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। यह अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण भी हैं, यानी या, र, ल, व ये चारों हमारे सघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। अभी तक अघोष की बात किया हमने, सघोष की बात किया, अल्प प्राण की बात किया, महाप्राण की बात किया, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 5 वर्गों में ही देखा कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, अघोष कौन है, सघोष कौन है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन की, तो इस अंतस्थ व्यंजन में आप देखेंगे चारों अंतस्थ व्यंजन हमारे सघोष हैं और चारों अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण भी हैं। इस अंतस्थ व्यंजन में या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, रा को लुंठित स्वर कहा जाता है और ला को पार्श्विक स्वर कहा जाता है। लुंठित स्वर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे आपसे कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, साधारण भाषा में अगर कहें तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ एक या अधिक बार वर्ष स्थान को स्पर्श करती है, तालु जो ऊपर का होता है दांत के पास का स्थान वर्ष स्थान को स्पर्श करती है, तो उसे लुंठित कहते हैं। लुंठित को लोढ़ित भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बाय द वे प्रश्न में लुंठित शब्द ना मिलके आपको हो सकता है कि लोढ़ित शब्द मिले।
कहा जाए निम्न में से कौन सा वर्ण कौन सा वर्ण लोड़ित है, तो आपका उत्तर होगा रा। पार्श्विक की अगर बात करें तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ दंत या वर्ष स्थान को छूती है उस समय वायु जीभ के अगल बगल से बाहर निकलती है और उन ध्वनियों को पार्श्विक कहते हैं, जैसे ला। तो यहाँ पर लुंठित कौन सा होगा, रा होगा। पार्श्विक कौन सा होगा, ला होगा। अर्ध स्वर हमारे कौन कौन से होंगे, तो या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की अगर बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक सुरसुराहट जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास तीनों सा हैं और हा हैं। कई बार इस सा के उच्चारण को लेकर भी लोगों में संशय बना होता है। तो प्राइमरी कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया था, आपको याद भी होगा, इसको कहा जाता है तालविषा। तालविषा, तालव्य से इसका उच्चारण होता है तो इसलिए इसको तालविषा कहा जाता है। इस सा को मुझे जहाँ तक याद है कि प्राइमरी कक्षाओं में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था वो कहा जाता था षटकोण वाला सा, लेकिन सही इसका उत्तर होगा, या सही अगर देखा जाए तो इसका उच्चारण होगा, इसका कहा जाएगा मूर्धन्य सा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन, इसको इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहा जाता है। जबकि इसको कहा जाता था सपेरा वाला सा, जबकि इसका उच्चारण स्थान है दंतव्य, इसलिए इसको कहा जाता था प्राइमरी कक्षाओं में दंतीसा। याद होगा, पुरानी चीज़ें आपकी कुछ याद, जो पुरानी यादें हैं वो कुछ ताज़ा हो रही होंगी। तालविषा कौन सा है, दंतीसा कौन सा है, मूर्धन्य सा कौन सा है, या षटकोण वाला सा कौन सा है, ये आपको पता हो गया होगा। और हाँ, तो ये जो चारों हमारे पास व्यंजन हैं, ये चारों व्यंजन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन की बात की, अंतस्थ व्यंजन में हमने आपको बताया सघोष और अल्प प्राण कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो सघोष और अल्प प्राण हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन हैं वो अघोष और महाप्राण हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि अघोष हमारे और महाप्राण कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन अघोष होने के साथ साथ महाप्राण भी हैं, लेकिन इसमें जो हा होता है यह अघोष नहीं होता है, बल्कि यह सघोष और महाप्राण है। यानी ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों में जो हमारे शाक का वर्ग है तीनों, यानी तालविषा, मूर्धन्य सा और दंतिसा, ये तीनों सा जो हमारे हैं ये अघोष और महाप्राण हैं। लेकिन इसमें से जो हा लिखा हुआ है ये अघोष और महाप्राण नहीं है, बल्कि यह अंतस्थ व्यंजन के साथ है। अंतस्थ व्यंजन में जैसा है कि सघोष और अल्प प्राण है वहाँ पर, वैसे यहाँ पर यह सघोष और महाप्राण है। ये अघोष नहीं बल्कि सघोष है। तो एक ग्राफ अपने कॉपी में आप बना लीजिएगा जिससे अघोष और सघोष ध्वनियाँ, अल्प प्राण और महाप्राण याद रहें और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से उत्क्षिप्त व्यंजन की, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने आपसे पहले बताया था कि बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो ऑफलाइन कक्षाओं में भी व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो बता देंगे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन अगर लिखने को कह दिया जाए तो सिर्फ 50 तक ही पहुंचते हैं, 2 छूट जाता है। और जब पूछा जाता है 2 कौन सा छूट गया तो उनको नहीं पता होता है। और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में
जीभ की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाती है और इनकी संख्या 2 होते हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनमें से आप देखेंगे कि हमारे पास उच्चारण की दृष्टि से यह अलग है। यानी टा वर्ग की अगर बात करें तो आप लिखते हैं टा, ठा, ड, ढ और अड़ा, ये आप लिखते हैं। लेकिन जहाँ पर इसका ड और ढा के रूप में उच्चारण है वर्गों में, वहीं अगर हम उत्क्षिप्त में इसकी बात करें, द्विगुण में इसकी बात करें, तो जब आप लिखते हैं जैसे डमरू, तो डमरू जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें डमरू, डा का उच्चारण किया गया। लेकिन अगर यहीं पर गुड़िया लिखने को आपको कह दिया जाए तो केवल डा अगर लिखेंगे तो हो जाए गुड़िया, लेकिन जब नीचे आप विंदी लगा देते हैं तो हो जाएगी गुड़िया, यानी अड़ का उच्चारण। डा के बाद विंदी लगने से किसका उच्चारण होगा, तो ढ का उच्चारण होगा गुड़िया। ठीक उसी तरीके से ढक्कन, यानी ढा का उच्चारण करते हैं, मेढक ढा का उच्चारण करते हैं और विंदी लगने से ही अढ़ का उच्चारण हो जाता है। तो ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 होती है। कौन कौन से हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब व्यंजनों का उच्चारण अगर हम बात करें तो कंठ से उच्चारित का वर्ग का होगा। का वर्ग के अलावा कंठ से उच्चारित और कौन कौन से वर्ण होंगे, तो यहाँ पर आप देखें, इसका आप पूरा नोट्स बना लें, अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लें कि कंठ से उच्चारित कौन कौन से हैं का वर्ग के अलावा। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यूजीसी नेट की परीक्षा में। 13 नवंबर को जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया है। कंठ से उच्चारित ये हो गए, इसके अलावा का वर्ग के अलावा अ, आ और हा, ये कंठ से उच्चारित हैं। ठीक उसी तरीके से तालव्य से उच्चारित का मैंने आपको दे दिया, मूर्धन्य से उच्चारित दे दिया आपको, दंत से उच्चारित, होष्ठ से उच्चारित, ये पूरा चार्ट है और मैं आपको PDF अभी क्लास के बाद भेज दे रहा हूँ। इसको आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा। दंतोष्ठ से उच्चारित व होगा, होष्ठ और कंठ से उच्चारित वो और औ होगा, कंठ और तालु से उच्चारित ये और ऐ होगा, वतर्ष यानी दंत मूल से उच्चारित रा और ला होगा। तो इनके उच्चारण स्थान पर भी प्रश्न पूछा जाता है और ज़्यादातर आपने देखा होगा उच्चारण स्थान के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इस बार 13 नवंबर में भी उच्चारण के स्थान पर ही प्रश्न आया था दोनों पाली में। किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और छूट गया था, इसको इसलिए मैंने बाद में मेंशन कर दिया, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। हा को स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहा जाता है, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए और इससे भी प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से जो शब्द जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों से या उन ध्वनियों पर आधारित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बलाघात, एक शब्द आता है बलाघात, शायद आप सभी लोगों को पता हो कि बलाघात किसे कहा जाता है। बलाघात की अगर बात करें तो बोलते समय कभी कभी किसी ध्वनि पर विशेष जोर दिया जाता है और इसे ही सामान्यतः बलाघात कहते हैं। बलाघात किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बोलते समय कभी कभी किसी ध्वनि पर विशेष जोर दिया जाता है, इसे ही सामान्यतः बलाघात कहा जाता है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर बलाघात किसे कहते हैं, बता दीजिए। तो बलाघात आपके समझ में आ गया होगा। अयोगवाह से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुस्वार से पूछे जाते हैं, विसर्ग से पूछे जाते हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग के ही आधार पर कहा जाता है हिंदी में बिंदी। हिंदी में बिंदी जो कहा गया है वो अयोगवाह स्वर के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ आपने इन सारी चीज़ों को देखा, भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा, बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा, उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा। व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान के आधार पर आपने देखा कि कहाँ किसका क्या उच्चारण होगा, लुंठित कौन सा होगा, पार्श्विक कौन सा होगा। लेकिन कभी कभी जो हमारे संयुक्त
ध्वनियाँ हैं, उनसे एक और बनता है संध्याक्षर। संध्याक्षर ऐसे आप लिख लें, संध्याक्षर। संध्याक्षर शायद आप सभी लोगों को ना पता हो, शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन सभी लोगों को मुझे लगता है नहीं पता होगा संध्याक्षर क्या है। एक बार अपने कॉपी में लिख लें संध्याक्षर किसे कहते हैं, ताकि लाइव क्लास में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकें। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है, ऐसे उच्चारित स्वर ध्वनियाँ संध्याक्षर कहलाती हैं। ऐसे उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो संध्याक्षर। लिख लीजिए, संध्याक्षर। एक बार फिर बोल दें, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है, ऐसे उच्चारित स्वर ध्वनियाँ संध्याक्षर कहलाती हैं। जैसे जिसमें अ और ई एक साथ आ जाए, या आ और उ एक साथ आ जाए। अवधि में जैसे आप जानते हैं कहा गया भैया, तो भैया ऐसे सीधे लिख दिया, भ ई और या पर बड़क मात्रा हो गया भैया। तो यहाँ पर ईया शब्द जो लगा हुआ है ये क्या है? ये संध्याक्षर है। या मैया, माँ लिख दिया, ई लिख दिया और या पर बड़ा का मात्रा हुआ ईया। यहाँ पर ईया क्या है? तो यहाँ पर ईया भी संध्याक्षर है। या जैसे कौवा, तो क लिख दिया, उ लिख दिया और आ, कौ आ, कौवा नहीं बल्कि कौ आ, अवधि में कहते हैं कौवा। तो पूरा कौवा नहीं लिखा जाता है, जैसा कि शुद्ध जो लिखावट है कौ आ, तो कौवा नहीं होता है, बल्कि अवधि में ऐसे लिखते क उ आ, कौवा हो गया। तो यहाँ पर उआ जो हुआ ये आपका संध्याक्षर है। तो इस तरीके से संध्याक्षर कौन से होते हैं, या किस शब्द में संध्याक्षर लिखा हुआ है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा तो अब तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी, जो प्राइमरी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो यूपी बोर्ड वाले हैं खासकर। और इसी के साथ एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छा बनाया है अल्प प्राण महाप्राण के लिए, वो भी मैंने शामिल कर लिया है यहाँ पर, तो उसे भी आप देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर मैंने दे दिया है, ये देखिए। आलोक ने बनाया कि अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। अल्प प्राण महाप्राण ये इन्होंने विभाजन कर दिया है, यानी क च ट त प ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, और सभी अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण के तहत आएंगे। ऐसे महाप्राण में देखिए सारे व्यंजन लिख दिए गए, अल्प प्राण, फिर आगे महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो ये पूरा डायग्राम उन्होंने बना दिया, ये पूरा डायग्राम उन्होंने बना दिया है। तो ये मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, जिससे आप अपने तरीके से भी अगर बना लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो प्राइमरी कक्षाओं में लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों की यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ शामिल कर लिया है। तो ये कितने लोगों ने पढ़ा है ज़रूर बताइएगा। ये देखिए एकदम प्राइमरी कक्षाओं में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो ये पंक्तियाँ हैं कि उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ये कविताएँ कितने लोगों ने पढ़ा है। या चांद का कुर्ता, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी का है। फुटकर कविताएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि दिनकर जी की रचनाएं हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। आप लोगों ने खूब रट रट के इसको पढ़ा होगा प्राइमरी कक्षाओं में। जिसने सूरज चांद बनाया, तो ये सारी चीज़ें इससे क्या होंगी कि आपकी यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ लें। कक्षा 1 में ये आपने पढ़ा होगा, लाठी लेकर भालू आया पढ़ा होगा। तो पुरानी यादें, जो हमारे बहुत पुराने कैंडिडेट हैं, उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी फिर से एक बार, और फिर से वर्णमाला को आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। वैसे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, परेशानी ज़्यादा है, अगर हो सकेगा तो फिर लाइव आ पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और नहीं हो पाएगा तो कल से तो कराएंगे ही कराएंगे आप लोगों को।
यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन मेंबर बनना चाहते हैं, तो ऊपर जो मैंने नंबर बताया है उस नंबर पे आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं।